जब हमें कोई भी बड़ा काम करना होता है, तो सबसे पहले हम उस बड़े काम को प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हम उन छोटे-छोटे पार्ट्स को हम उन छोटे-छोटे पार्ट्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और उन छोटे-छोटे पार्ट्स को एग्ज़ीक्यूट करने से, कंप्लीट करने से, हम उस बड़े टास्क को बहुत ही ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्पार्क बिल्कुल ही इसी तरीके से अपने अंदर डेटा की प्रोसेसिंग करता है। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब स्टेजेस एंड टास्क जिसके थ्रू स्पार्क किसी बड़े टास्क को, हेवी डेटा को जब उसको प्रोसेस करना होता है तो वो कैसे प्लान करके पूरे जॉब को, जो हेवी जॉब है उसके पास, जिसमें उसको हेवी डेटा को प्रोसेस करना है, उसको प्लान करके मल्टीपल इस छोटे-छोटे टास्क में ब्रेक कर देता है और अपना जो उसको जॉब असाइन हुआ है उसको कंप्लीट करता है, उसको अचीव करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो हमारा नेक्स्ट डेटा इंजीनियरिंग का बैच फ्रॉम 26th ऑफ जुलाई स्टार्ट होने वाला है और जस्ट 1 मिनट। हमारा नेक्स्ट डेटा इंजीनियरिंग बैच 26th ऑफ जुलाई को स्टार्ट होने वाला है और इस डेटा इंजीनियरिंग को सीखेंगे और इसमें हम एज़ूर, SQL, डेटा फैक्ट्री, डेटाब्रिक्स, पाइस्पार्क ये सारी चीज़ें सीखेंगे और इस प्रोग्राम का प्री रिक्विज़िट है पाइथन और SQL। आप किसी बैकग्राउंड से आते, बीकॉम, बीएससी, बीए, एमए, एमबीए, बीटेक, नॉन बीटेक कुछ भी हो, आप सबके लिए प्रोग्राम सूटेबल है और टोटली ये इंडस्ट्री जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग है और ये प्रोग्राम वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। मेरे इस प्रोग्राम के कारण बहुत से लोग आज के डेट पे इंडस्ट्री में एज डेटा इंजीनियर या फिर एज टीम लीड इन डेटा इंजीनियर और एज डेटा आर्किटेक्ट वर्क कर रहे हैं। तो ये एक फुल प्रूवन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको बहुत ही हाई पैकेज में जॉब लैंड करा सकता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम तो आप जो है इस ये जो नंबर्स मेंशन्ड है नीचे में, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा वेबसाइट डिटेल है। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और प्रोग्राम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी बड़ा टास्क हम प्लान करने के बाद उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद उस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, आई मीन कंप्लीट करते हैं, स्मॉल स्मॉल वर्क को कंप्लीट करते हैं, स्मॉल स्मॉल टास्क को हम कंप्लीट करते हैं और स्मॉल स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम उस बड़े टास्क को बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, तो स्पार्क, मेरे प्यारे दोस्तों, स्पार्क बिल्कुल ऐसा ही करता है और ये स्पार्क इसको अचीव करता है एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जॉब स्टेजेस एंड टास्क के थ्रू। आज हम इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे बट सबसे पहले हम एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस स्पार्क के अंदर। ओके, तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और अगर मेरे स्क्रीन पे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे। ओके, ये डायग्राम मैंने स्पार्क के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पिकअप किया हुआ है और अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, राइट? एक लेक्चर में प्रीवियस वीडियो या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी आपको कि जब आरडीडी, कोई भी आरडीडी होता है, आरडीडी मैंने बोला हुआ है आपको कि लोएस्ट लेवल डेटा टाइप है स्पार्क के अंदर। जब किसी आरडीडी के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अभी मैंने ये नहीं बताया, बस आप इतना जानो अभी कि जब किसी आरडीडी के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक नया आरडीडी का जनरेशन होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक नया आरडीडी का जनरेशन होता है। ओके, दो चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एक्शन। ओके, एक्शन दूसरा है एक्शन। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट्स और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। जब भी किसी आरडीडी के ऊपर
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है, ओके, जब भी किसी आरडीडी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है तो वो एक नए आरडीडी का जनरेशन करता है। जैसे कि यहाँ एक आरडीडी 1 था, इस आरडीडी 1 के ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ तो आरडीडी 2 का जनरेशन हुआ। उसके बाद फिर से इसके ऊपर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म, ओके, पूरा लिख देता हूँ। जब भी इसके ऊपर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, एक नया आरडीडी का जनरेशन होगा जिसको हम कहेंगे आरडीडी 3। इसके ऊपर कोई तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, इसके थ्रू एक नया आरडीडी का जनरेशन होगा आरडीडी 4, ओके, आरडीडी 4। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ओके, बिल्कुल वही हो रहा है। यहाँ पे जो पहला वाला आरडीडी है ये है आरडीडी 1, सपोज दैट ये आरडीडी 1 है और यू कैन से ये पेरेंट आरडीडी है, मतलब क्या है ये है ओरिजिनल आरडीडी, ओके, ये ओरिजिनल आरडीडी है। और ओरिजिनल आरडीडी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो ये नया आरडीडी आरडीडी 2 जनरेट कर दिया, ओके, ये नया आरडीडी आरडीडी 2 जनरेट कर दिया। आप देखो इसको, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो एरो यहाँ से गया हुआ है और यहाँ तक लास्ट तक आया हुआ है। अभी समझाता हूँ मैं इसका मतलब। ये आरडीडी 2 को जनरेट कर दिया और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा, ये आरडीडी 3 जनरेट हुआ, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा, ये आरडीडी 4 जनरेट हुआ, ओके, आरडीडी 4 जनरेट हुआ और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ और यहाँ पे जनरेट हुआ आरडीडी 5, ओके, आरडीडी 5। तो ये देखो, ये यहाँ पे बीच में है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सारे आरडीडी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद ये आरडीडी 5 जो फाइनल आरडीडी है उसका जनरेशन कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब है कि आरडीडी के ऊपर आरडीडी के ऊपर आरडीडी के ऊपर आरडीडी के ऊपर ओके, आरडीडी के ऊपर जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं एक नया आरडीडी का जनरेशन होता है, ओके। अब हम बात करते हैं एक्शन के बारे में। मैंने दो चीजें लिखी थी, राइट, एक चीज लिखी थी, एक लिखा था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा मैंने लिखा था एक्शन, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मैंने लिखा था एक्शन, ओके, एक्शन। तो एक आरडीडी के ऊपर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो नए आरडीडी को जनरेट करेगा, ओके। बट स्पार्क के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन से एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कोड में अगर हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे तो मेरे कोड का एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ओके। मेरे कोड का एक्चुअल एग्जीक्यूशन तब होगा जब हम एक्शन को कॉल करेंगे, ओके। मेरे कोड का एक्चुअल एग्जीक्यूशन तब होगा जब हम एक्शन को कॉल करेंगे और वो जो है फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। इसके ऊपर अभी हम और डिस्कस करते हैं, बट इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है, ओके, और एक्शन कैसा दिखता है। मैं अपने डेक में जाता हूं पीछे और यहां मैंने कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस मेंशन किए हुए हैं। स्पार्क के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है मैप, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फिल्टर, अगर डेटा को मुझे फिल्टर करना होता है। ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में जस्ट मैं आपके सामने जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नाम जो भी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है मैप, दूसरा है फिल्टर जो डेटा को फिल्टर करने के काम में आता है, तीसरा है मैप पार्टीशन विथ इंडेक्स, सैंपल, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट, ग्रुप बाय, reduce by, group by key, reduce by key, ओके, एग्रीगेट बाय की, सॉर्ट बाय की, ज्वाइंस, जो भी ज्वाइंस हैं स्पार्क के अंदर, जो भी हमने ज्वाइंस पढ़े हैं, मैंने डेटा फ्रेम के ऊपर बहुत सारे ज्वाइंस अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया था, तो वो जो भी ज्वाइंस हमने पढ़े हैं, ओके, वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ओके। को ग्रुप, कार्टेशियन, पाइप, कोलेस, रिपार्टीशन एंड सॉर्ट विद इन पार्टीशन, ये सारा का सारा फंक्शंस जो अभी मैं आपके सामने मैंने रखा, ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ओके। अगर सिर्फ दो कॉमन एग्जांपल से अगर आपको याद रखना हो या फिर तीन कॉमन एग्जांपल मैं ले लेता हूं जो आप याद रखो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। एक हो गया फिल्टर, ओके, दूसरा हो गया ज्वाइंस और तीसरा हो गया मैप, ओके। मैप के बारे में आपको नहीं पता होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में, बट ये तीन एग्जांपल आप लोग याद रखो। थोड़ा सा आगे जब मैं डिस्कस करूंगा तो ये तीन एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा, ओके। और अगर हम कुछ एक्शंस की बात करें, ओके, अगर हम कुछ एक्शंस की बात करें तो ये सब कुछ एक्शंस है। शो से आपको पता ही है कि df डॉट शो, डेटा फ्रेम डॉट शो से पूरा डेटा फ्रेम का आपको डेटा दिख जाता है। रिड्यूस, कलेक्ट,
कलेक्ट आई थिंक आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा, ये मैं आगे दिखाऊंगा। काउंट, अगर मुझे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे आरडीडी के अंदर, तो काउंट फंक्शन। फर्स्ट, अगर मुझे किसी आरडीडी का किसी किसी डेटा सेट का फर्स्ट एलिमेंट को पिक करना है, ओके, फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, ओके, तो उसके लिए मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है। फिर टेक सैंपल, टेक ऑर्डर, सेव एज टेक्स्ट फाइल, सेव एज सीक्वेंस फाइल, सेव एज ऑब्जेक्ट, काउंट बाय की, फॉर ईच। ये सारा का सारा, ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे अभी लिस्ट डाउन किया आपके सामने, ये सारा का सारा एक्शंस है, ओके। तो जो फंक्शंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस के अंदर डिफाइन किए गए हैं। और अगर मैं कुछ कॉमनली यूज्ड एक्शंस के बारे में बात करूं, जिसको हम आगे अपने आगे वाले सेशन में, मतलब जो मैं डिस्कस करूंगा एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, तो कुछ ये सब एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे कि सो, कलेक्ट, काउंट, फर्स्ट, ओके। तो आप समझ जाना कि मैं एक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये था एक्शन और ये था ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और तो मैंने आपको बोला, हम इस डायग्राम को देख रहे थे, मैंने आपको ये बोला कि ये है फर्स्ट वाला है पेरेंट आरडीडी, आरडीडी 1, दूसरा वाला है आरडीडी 2, तीसरा वाला आरडीडी 3, आरडीडी 4, आरडीडी 5, और ये सब जनरेट हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ओके। वो सब जनरेट हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इसका मतलब है कि सपोज दैट हमारे पास एक आरडीडी 1 है, ओके। आरडीडी 1 आपने देखा ही है, और मैंने आपको बोला हुआ है कि लोएस्ट लेवल डेटा टाइप है स्पार्क का। इसका मतलब कि आरडीडी के अंदर क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, राइट। तो आरडीडी के ऊपर जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, सपोज डेट हम ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगाए, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लगाया, सपोज डेट हम डेटा के ऊपर कोई फिल्टर करना चाहते हैं, डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, ये मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। फिल्टर करना चाहते हैं, सपोज डेट मेरे पास बहुत सारी कंट्री का डेटा और मैं इंडिया का डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, ओके। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगाया और मुझे नया आरडीडी आरडीडी 2 मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई करने के बाद, ओके। फिर मैंने ज्वाइन किया, मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और ज्वाइन भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज दैट मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, ओके। सपोज दैट कि मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, इनर ज्वाइन, ओके। और इनर ज्वाइन लगाने के बाद मुझे एक तीसरा आरडीडी मिला, जिसको हम कह रहे हैं आरडीडी 3, ओके। आरडीडी 3, यहाँ पे देखो हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ओके, दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, लेकिन दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, और दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मेरे पास दो दो नए आरडीडी मिले, आरडीडी 2 एंड आरडीडी 3, ओके। आरडीडी 3 आरडीडी 2 पे डिपेंडेंट है, आरडीडी 2 आरडीडी 1 पे डिपेंडेंट है, ओके। बट इन आरडीडी का एक्चुअल में जनरेशन नहीं होगा, ये आरडीडी एक्चुअल में क्रिएट नहीं होंगे स्पार्क के अंदर, अनलेस एंड अनटिल एन एक्शन इज कॉल्ड, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरडीडी 1 है, इसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिल्टर, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद एक नया आरडीडी का जनरेशन हुआ, आरडीडी 2, और इसके बाद फिर से मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगाया, जिसमें मैंने इनर ज्वाइन लगा दिया, और इनर ज्वाइन लगाने के बाद आरडीडी 3 का जनरेशन हुआ, ओके। चलो एक और एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन 3 लगा देते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मैप। मैप अभी आपको पता नहीं होगा, ओके, बट आप इतना याद रखो कि मैप भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, ओके। तो ये एक नया आरडीडी का जनरेशन कर देगा, जिसको हम कह रहे हैं आरडीडी 4, ओके। बट सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेने से, ट्रांसफॉर्मेशन मींस ज्वाइंस के कोड या फिर मैप का कोड या फिर फिल्टर लगाने का कोड हम यूज कर लेंगे अपने कोड के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। स्पार्क के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिख देने से अपने कोड के अंदर मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक हम एक्शन को कॉल नहीं करें, जब तक हम एक्शन के लिए कोड नहीं लिखे, जब तक हम एक्शन का कोड नहीं लिखे, ओके। तो ये आरडीडी 1 था, और इसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाना स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन 1, और उससे आरडीडी 2 जनरेट हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगाया तो आरडीडी 3 जनरेट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन 3 लगाया तो आरडीडी 4 जनरेट हुआ। बट ये मुझे फाइनल आउटपुट सिर्फ इतना लिख देने से, अपने कोड के अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से मुझे फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा, ओके। मुझे फाइनल आउटपुट एक एक्शन को कॉल करने से ही मिलेगा। अगर मैं एक एक्शन कॉल करता हूं, ओके, तब मुझे एक एक्शन कॉल करता हूं, सपोज दैट वो एक्शन का नाम है शो, सपोज दैट कलेक्ट लेता हूं मैं, उस एक्शन का नाम है कलेक्ट। अगर आपको कलेक्ट नहीं पता है तो आप घबराइए नहीं, मैं इन सब जो भी एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है उनका यूज क्या है, ओके, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम कलेक्ट एक्शन का यूज कर ले, या फिर
शो एक्शन का यूज़ कर ले, अगर वो डेटा फ्रेम है तो, शो एक्शन का यूज़ कर ले, ओके? तब जो है मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा, ओके? तब जो है मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे, अगर मैं एक्शन को यूज़ नहीं करूँगा, तो मुझे फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। सिर्फ़ अगर मैंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन के कोड्स लिखे हैं, ओके? तो ये मुझे मेरा RDD4 जो फाइनल RDD है वो जनरेट नहीं होगा। मुझे एक एक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मुझे एक एक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट यूज़ किया या फिर शो यूज़ किया, तब जाकर मेरा फाइनल आउटपुट का जनरेशन हुआ, ओके? और ये डायग्राम यही डिपिक्ट कर रहा है, ओके? सपोज़ दैट ये RDD1 है, इस पे कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई हुआ, RDD2 जनरेट करने के लिए, फिर कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई हुआ RDD3 जनरेट करने के लिए, फिर कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई हुआ RDD4 को जनरेट करने के लिए, ओके? फिर कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई हुआ RDD5 को जनरेट करने के लिए। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन का ये एक बॉक्स बना के दिया हुआ है कि इतना दूर में पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है। और जब यहाँ तक हमने कोड लिख दिया, यहाँ तक हमने ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के कोड लिख दिए कि RDD1 के ऊपर ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन लगाओ, फ़िल्टर लगा दो तो RDD2 बनेगा, फिर RDD2 के ऊपर जॉइन लगा दो तो RDD3 बनेगा, फिर RDD3 के ऊपर मैप लगा दो तो RDD4 बनेगा, ओके? तो जब मैंने ये सारे स्टेप्स लिख दिए, तब तब मैं एक एक्शन को कॉल करूँगा, और एक्शन क्या है? कुछ भी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो कलेक्ट और काउंट लिखा हुआ है। तब मैं एक एक्शन को कॉल करूँगा, और तब मैं एक एक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ जैसे कि कलेक्ट एंड काउंट लिखा है, और वो एक्शन जो है फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा, ओके? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसीलिए तो स्पार्क के अंदर, ओके, जो भी हम कोड्स लिखते हैं वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम एक्शन को कॉल नहीं करते, और इसीलिए स्पार्क को हम लोग बोलते हैं लेजी इवैल्यूएशन। स्पार्क डज लेजी इवैल्यूएशन। स्पार्क इवैल्यूएट्स लेजीली, ओके? ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके? व्हाई व्हाई स्पार्क डज लेजी इवैल्यूएशन, ओके? तो इसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि स्पार्क डजंट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द कोड ऑन स्पार्क अनलेस एंड अनटिल एक्शंस आर कॉल्ड, ओके? मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, स्पार्क डजंट एक्चुअली एग्जीक्यूट द कोड ऑन स्पार्क क्लस्टर अनलेस एंड अनटिल एन एक्शन इज कॉल्ड, ओके? जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा, स्पार्क कोड्स को, जो भी हम कोड्स को लिखते हैं स्पार्क के अंदर, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओके? और इसका बेनिफिट भी है, क्या बेनिफिट है ये हम डिस्कस करेंगे, क्यों एग्जीक्यूट नहीं करता उसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, RDD1 है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगा, तो फ़िल्टर लगाया हमने तो RDD2 जनरेट हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगाया, इनर जॉइन लगाया तो RDD3 जनरेट हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन 3 लगाया, मैप लगा दिया हमने, तो RDD4 जनरेट हुआ। और जब तक हम एक्शन कॉल नहीं करेंगे, मेरा आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ओके? और एक्शन में हम कुछ भी कॉल कर सकते हैं, शो कॉल कर लें या फिर कलेक्ट कॉल कर लें, काउंट कॉल कर लें, कोई भी एक्शन हम कॉल करेंगे, तब जाकर, अगर मुझे काउंट करना है तो हम काउंट कॉल करेंगे, तब जाकर मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो जनरेट होगा, ओके? आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो स्पार्क इज लेजी, ओके? स्पार्क डज लेजी इवैल्यूएशन बिकॉज़ transformations are not actually executed until action is called, ओके? ये एक वन लाइनर आंसर है जो आपको आंसर करना है, ओके? और ये ऐसा क्यों क्यों ये बेनिफिशियल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और और इसी डायग्राम पे भी रहते हैं, और सबसे पहले इन सबको पूरा रब कर देते हैं और फिर से इसको इसको समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी कॉल दैट स्पार्क इज लेजी। स्पार्क इज लेजी बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड अनलेस एंड अनटिल एन एक्शन इज कॉल्ड, ओके? और एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था अपने डेक में, ओके? वो सारे लिस्ट मैंने आपको दिखाए थे। ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो फ़िल्टर, मैप, जॉइंट्स, और एक्शंस की अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो कलेक्ट, काउंट, शो, फर्स्ट, ये कुछ टाइप के एक्शंस हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को एक बार फिर से देखें, ओके? तो ये है RDD1, ओके? ये है RDD1,
ये है RDD2 और ये है RDD2, ये है RDD3 और ये है RDD4 और ये है RDD5। ओके, RDD5 इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस जगह पे बनाता हूँ डायग्राम तो ठीक रहेगा। यहाँ पे RDD1, RDD2, RDD3, 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 RDD4, RDD4, RDD5। ओके, RDD5। ओके, ये बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो एक्सक्यूज करना, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। ओके, RDD2, तो RDD1 से RDD2 बना, RDD2 से RDD3 बना, RDD3 से RDD4 बना, RDD4 से RDD5 बना। इसका मतलब RDD5 RDD4 के ऊपर डिपेंडेंट है, RDD4 RDD3 के ऊपर डिपेंडेंट है, RDD3 RDD2 पे डिपेंडेंट है, RDD2 RDD1 पे डिपेंडेंट है। और इसी को हम लोग कहते हैं, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं लीनिएज। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं लीनिएज। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं लीनिएज। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लीनिएज है। और अगर आप इस जगह पे देख रहे होगे, इस जगह पे, इस डायग्राम में, इस स्पार्क के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, ओके, अगर आप देख रहे होगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम देखो आप और ये एरो देखो, ये बता रहा है लीनिएज। मतलब ये आरडीडी इस आरडीडी पे डिपेंडेंट, ये आरडीडी इस आरडीडी पे डिपेंडेंट, ये आरडीडी इस आरडीडी पे डिपेंडेंट और ये आरडीडी इस आरडीडी पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं लीनिएज की बात करूं तो लीनिएज डिफाइंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट एन आरडीडी। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप से कौन सा आरडीडी जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे RDD1 है, यहाँ RDD2 है, यहाँ RDD3 है और यहाँ पे मैंने फिल्टर ऑपरेशन लगाया, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज दैट ट्रांसफॉर्मेशन 1 मैं यहाँ लिखता हूँ और मैप ऑपरेशन मैंने आपको बताया कि ये भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सपोज दैट ये इसका नाम मैं रखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन 2। तो अगर मुझे RDD3 कैसे जनरेट हुआ है, वो RDD2 के ऊपर ये मैप ऑपरेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 2 है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ तब RDD3 जनरेट हुआ। RDD2 कैसे जनरेट हुआ, जब RDD1 के ऊपर, ये जो RDD1 है इसके ऊपर फिल्टर ऑपरेशन या फिर को ट्रांसफॉर्मेशन 1 अप्लाई हुआ, तब जाकर ये RDD1 का जनरेशन हुआ। ओके, सॉरी, तब जाकर ये RDD2 का जनरेशन हुआ, नॉट RDD1। ओके, RDD2 का जनरेशन कैसे हुआ, जब RDD1 के ऊपर फिल्टर ऑपरेशन लगा तब जाकर RDD2 का जनरेशन हुआ। ओके, तो इसी लीनिएज को कि आरडीडी का जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई करने के बाद कैसे हुआ है, इसी लीनिएज, इसी को हम लोग कहते हैं लीनिएज। ओके, लीनिएज डिफाइंस द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट एन आरडीडी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप लगाकर आरडीडी को जनरेट किया गया है स्पार्क के अंदर। ओके, और इसी को हम कहते हैं लीनिएज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली इट इज अ लॉजिकल प्लान। ये जो लीनिएज है, ये क्या है, तो बेसिकली इट इज अ लॉजिकल प्लान। ये एक लॉजिकल प्लान है जो कि ये बताता है कि मैं आरडीडी को कैसे जनरेट कर सकता हूं, मैं आरडीडी के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, मैं किसी आरडीडी के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जनरेट कर सकता हूं। जैसे कि RDD2 के ऊपर मैं मैप ऑपरेशन लगाऊंगा तब जाकर मुझे RDD3 मिलेगा, राइट। RDD1 के ऊपर फिल्टर ऑपरेशन लगाऊंगा तब जाकर मुझे RDD2 मिलेगा, राइट। तो कैसे मैं आरडीडी को जनरेट कर सकता हूं स्पार्क के अंदर, ये लीनिएज बताता है। ओके, कि ये लीनिएज बताता है कि इस आरडीडी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो ये आरडीडी का जनरेशन हो जाएगा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन ये है कि तो फिर इस डायग्राम का यूज क्या है। तो इस डायग्राम का यूज डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर मुझे ये जानना है कि RDD3 कैसे कैलकुलेट होगा, तो फिर मैं इस डायग्राम से, ये जो लीनिएज है मेरे पास, ये लीनिएज से बहुत इजीली जान सकता हूँ कि RDD2 के ऊपर मैप ऑपरेशन लगा दूंगा तो RDD3 मिलेगा और RDD1 के ऊपर फिल्टर ऑपरेशन लगा दूंगा तो RDD2 मिलेगा। ओके, तो यूजफुल फ्रॉम डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ लॉजिकल प्लान। ये एक लॉजिकल प्लान है और नो एक्शन। इस लीनिएज के अंदर कोई एक्शन नहीं होता। ओके, ये इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता। आप देखो यहाँ पे फिल्टर ऑपरेशन, मैप ऑपरेशन, कोई भी काउंट, कलेक्ट, सो इस टाइप के एक्शंस जो है यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि लीनिएज के अंदर एक्शंस नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
अब हम आगे चलते हैं और आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके? फिर हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर हमने बात किया लीनिएज के बारे में, सॉरी एक्शन के बारे में, एक्शन के बारे में। फिर हमने दोनों के कुछ लिस्ट दिखाए मैंने कि ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन और ये देखो एक्शन से। फिर हमने बात किया किसके बारे में? फिर हमने बात किया लीनिएज के बारे में। लीनिएज क्या होता है? ओके, लीनिएज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स को दिखाता है, आरडीडी की डिपेंडेंसी को दिखाता है कि आरडीडी का जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जॉब स्टेजेस एंड टास्क के बारे में। ये जॉब स्टेज एंड टास्क क्या है? ओके, ये जॉब स्टेज और टास्क क्या है? ओके, अब जॉब स्टेज एंड टास्क को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को समझो। ओके, आप एक एग्जांपल को समझो कि सपोज दैट आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे बस से जाना है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका डेस्टिनेशन है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका क्या है? डेस्टिनेशन। ओके, इसके बीच में मल्टीपल स्टॉपेजेस हैं। ओके, ये सब समझ, सपोज दैट कि स्टॉपेज है। ओके, ये सब सपोज दैट क्या है? स्टॉपेज है। ये सब सपोज दैट कि स्टॉपेज है। ओके, ये सब सपोज दैट क्या है? स्टॉपेज है। अब मुझे यहां से यहां जाना, सॉरी, मुझे जाना है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब बस को जाना है स्टार्ट पॉइंट से इस डेस्टिनेशन तक, बस को यहां तक पहुंचना है। तो बस को जब स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ओके, तो सबसे पहले तो स्टार्ट और डेस्टिनेशन फिक्स होगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कैसे कैसे जाना है, किस किस स्टॉपेज पे रुकना है। ओके, तो ये जो स्टार्ट टू एंड है वो क्या है? मेरा जॉब। जो टोटल वर्क है बस का वो क्या है? स्टार्ट टू एंड, मतलब बस को यहां से यहां जाना है, ये क्या है? जॉब। ओके, और उसको किस किस कितना कितना काम करते हुए जाना है, किस रास्ते जाना है, वो क्या है? स्टेज। ओके, और हर स्टॉप पे जो भी पैसेंजर उतरे या फिर चढ़े इस बस पे वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? टास्क। मैंने आपको बोला राइट कि जॉब स्टेज, और वो क्या हो गया? कितने पैसेंजर उतने चढ़े, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे टास्क। मैंने आपको बोला राइट कि स्पार्क के अंदर जॉब स्टेजेस और टास्क का क्रिएशन होता है। जॉब स्पार्क के अंदर सबसे बड़ा यूनिट है वर्क का। जॉब स्टेजेस में ब्रेक होता है। ओके, जॉब जॉब जो है वो मल्टीपल स्टेज में ब्रेक होता है और स्टेज जो है मल्टीपल टास्क में ब्रेक होता है। ओके, एक बड़ा वर्क अगर स्पार्क को असाइन हो तो सबसे पहले जॉब क्रिएट होगा और जॉब मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक होगा और मल्टीपल स्टेज मल्टीपल टास्क में ब्रेक होगा। ओके, वही जैसे मैंने ये बस का एग्जांपल लिया, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना है, डेस्टिनेशन पे जाना है, तो सबसे कैसे कैसे जाओगे? मल्टीपल स्टॉप्स होंगे बीच में, वहां पैसेंजर्स चढ़ेंगे उतरेंगे, राइट? तो स्टार्ट से एंड पे जाना है, वो समझ जाओ आपका जॉब है। मल्टीपल स्टॉप से बीच बीच में आप समझ जाओ वो स्टेज है, और पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं वो समझ जाओ आपकी टास्क है आपका। ओके, जॉब स्टेज एंड टास्क मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर हमने एक्शन को कॉल किया और एक्शन कॉल करने के बाद स्पार्क के अंदर उस जॉब का एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। एक्शन जब कॉल हुआ तब जाकर तीन चीजों का क्रिएशन होता है। ओके, जॉब, स्टेज एंड टास्क। ओके, एक्शन जब कॉल हुआ तो कोई भी बड़ा टास्क, कोई भी बड़ा वर्क जो स्पार्क को असाइन हुआ है तो उसका सबसे पहले जॉब बनता है, फिर जॉब के बाद मल्टीपल स्टेजेस बनते हैं और स्टेजेस के बाद मल्टीपल टास्क बनते हैं। ओके, और यही चीज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक्शन कॉल हुआ। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस के कोड हमने लिखे हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोड लिखने के बाद वो एक्चुअली में स्पार्क में एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही हम एक्शन को कॉल करेंगे उस कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और एक्चुअल में डेटा की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, और जो आपका वर्क है वो जॉब, स्टेजेस और टास्क में डिवाइड होगा। टास्क स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क है जिस जो बेसिकली हर एग्जीक्यूटर्स पे जाकर एग्जीक्यूट करता है उस आपके टास्क, आपके वर्क को या फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो जॉब स्टेजेस एंड टास्क में ब्रेक होगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो
जब भी हम एक्शन कॉल करेंगे स्पार्क के अंदर, वो हमेशा एक जॉब को ट्रिगर करेगा। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। जब भी हम स्पार्क के अंदर एक्शन कॉल करेंगे, ओके, जब भी हम स्पार्क के अंदर एक्शन कॉल करेंगे, तब वो जॉब ट्रिगर करेगा। अगर हम एक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं स्पार्क के अंदर, अगर हम काउंट, कलेक्ट, शो इस टाइप के मेथड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तो जॉब जॉब कभी क्रिएट नहीं होगा आपके स्पार्क के अंदर। ओके, जॉब के क्रिएशन के लिए एक्शन की कॉलिंग मैंडेटरी है। ओके, कलेक्ट, काउंट, शो, ये सारे जो एक्शंस हैं, या फिर और भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्शंस है, तो उनमें से किसी न किसी एक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर जॉब का क्रिएशन होगा और एक्चुअली में स्पार्क क्लस्टर जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनके ऊपर आपके डेटा की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। ओके, अब कि जैसा कि मैंने बोला कि जॉब स्टेजेस एंड टास्क होते हैं, और एक जॉब के अंदर मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, और एक स्टेज के अंदर, ओके, मल्टीपल टास्क होते हैं। तो सपोज एक स्टेज के अंदर 4 टास्क हैं। ओके, एक स्टेज के अंदर, ओके, वन स्टेज के अंदर एक स्टेज है जिसके अंदर मेरे पास 4 टास्क हैं। ओके, 4 टास्क है, तो ये चारों के चारों टास्क पैरेलली रन करेंगे स्पार्क के ऊपर। ओके, चारों के चारों टास्क स्पार्क के ऊपर पैरेलली रन करेंगे, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, runs in parallel, yes. Task within a stage that are smallest unit of execution run in parallel across executors. टास्क जो कि स्पार्क का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एग्जीक्यूशन का। ओके, एक स्टेज के अंदर जितने भी टास्क है वो सारे टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटर्स के ऊपर। ओके, और स्टेज पैरेलल में नहीं रन करते। अगर 4 स्टेज है तो ऐसा नहीं है कि चारों स्टेज पैरेलल में रन करेंगे, वन बाय वन वो रन करने स्टार्ट करेगा। ओके, स्टेजेस रन सीक्वेंशियली, स्टेज कैन नॉट स्टार्ट अंटिल ऑल इट्स पेरेंट स्टेजेस कंप्लीट। ओके, स्टेज सीक्वेंशियली रन करते हैं, स्टेज पैरेलल में रन नहीं करते। ओके, इसका इसका मैं रीजन अभी आपको दिखाऊंगा, ओके, अपने नेक्स्ट डायग्राम में। अब हम आगे बढ़ते हैं और और एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम कह रहे हैं डैग, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आई मीन बहुत लोगों को ये सब चीज क्लियर नहीं होती है, तो मैं बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करना कि ये सब कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर पाओ, क्योंकि ये सब बहुत ही हॉट और आई मीन ट्रेंडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ओके, आते जाते कहीं नहीं, किसी भी इंटरव्यू में आप बैठोगे कोई ना कोई पूछ लेगा। ओके, तो अब हम बात करें इस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में, पिछले स्क्रीन पे हमने जॉब, स्टेजेस एंड टास्क देखा, उसको मैं शॉर्ट में जीएसटी से याद रखता हूँ। ओके, ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। अगर अगर मैं इसको याद ना रखूं तो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। आई मीन इससे ये रहता है कि जॉब सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन यूनिट है, स्टेज उससे छोटा और टास्क सबसे छोटा। ओके, इसको मैं जीएसटी से याद रखता हूँ, आप भी ये सिनोनिम याद रख सकते हो कि जीएसटी वर्ड से आप जीएसटी को याद रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सीक्वेंस नहीं भूलोगे कभी। ओके, जी को बस जे से रिप्लेस कर देना है और बाकी सब सेम है। इससे क्या होगा, सीक्वेंस आप नहीं भूलोगे, कौन सबसे बड़ा यूनिट ऑफ टास्क, बड़ा यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है स्पार्क के अंदर, और कौन उससे छोटा यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, और कौन सबसे छोटा यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है स्पार्क के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं डैग के बारे में। ओके, डैग का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ओके, अब इसको डायरेक्टेड क्यों कहते हैं, इसको एसाइक्लिक क्यों कहते हैं, इन सब चीज के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ओके, डैग है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ स्टेजेस। ओके, एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ स्टेजेस, ग्राफ ऑफ स्टेजेस। इसका मतलब है एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये डायग्राम वो दिखाता है। ओके, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये दिखाता है कि एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ कैसे कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ही एक्शन कॉल होता है स्पार्क के अंदर, मल्टीपल जॉब्स क्रिएट होते हैं, उन जॉब्स के अंदर मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट होते हैं। तो मल्टीपल स्टेज क्रिएट होते हैं, तो एक स्टेज दूसरे स्टेज के ऊपर कैसे डिपेंड है, अगर डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट, तो ऐसा हो सकता है, राइट, कि प्रीवियस स्टेप के डेटा पे मेरा नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग डिपेंडेंट हो, और इस स्टेप के जो जो आउटपुट आएगा उस स्टेप के आउटपुट के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप का डेटा प्रोसेसिंग डिपेंडेंट हो। मतलब प्रीवियस प्रीवियस स्टेप जो मेरा आउटपुट देगा डेटा का, उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोड डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि वो उस डेटा को, प्रीवियस स्टेप के डेटा को कंज्यूम कर रहा होगा।
तो ग्राफ स्टेजेस स्पार्क के अंदर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसके ग्राफ को हम लोग डैग कहते हैं। ओके, उसके ग्राफ को हम लोग डैग कहते हैं। एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा, ये एक एक डैग का डायग्राम है जो कि स्पार्क के अंदर क्रिएट होता है। यहाँ देखो दो स्टेज क्रिएट हुए हैं, स्टेज 0 एंड स्टेज 1। ओके, और अगर आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, और जो भी आपके आपके पास कोई भी डाउट अगर बचेगा तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन करना, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर करूं। ओके, मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, ये स्टेज 0 है, ये स्टेज 1 है। देखो दो स्टेज क्रिएट हुए हैं। ओके, कोई एक्शन कॉल हुआ होगा, कोई स्पार्क रन हो रहा होगा, उसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स होंगे और एक्शन कॉल हुआ होगा। जैसे ही एक्शन कॉल हुआ होगा, जॉब क्रिएट हुआ होगा, स्पार्क के अंदर जॉब क्रिएट हुआ होगा, और ये जॉब मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक किए होंगे। ओके, मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक किए होंगे और यहीं पे यहाँ पे इसको देखो दो स्टेज बनाया। ओके, जब मल्टीपल स्टेज में ब्रेक किया तो यहाँ दो स्टेज बनाए, स्टेज 0 एंड स्टेज 1। ओके, स्टेज 0 एंड स्टेज 1। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है सब, फ्लैट मैप टेक्स्ट फाइल रिड्यूस बाय की। ओके, ओके, ये जब एक्शन एक्शन कॉल हुआ तो मल्टीपल जॉब्स क्रिएट, सॉरी, एक्शन कॉल हुआ तो जॉब्स क्रिएट होंगे और जॉब्स के अंदर मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट हो गए होंगे। ओके, तो ये डायग्राम उसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है और यहाँ पे स्टेज 0 और स्टेज 1 यहाँ पे बना हुआ है। ये डायग्राम ये बताता है। ओके, ये डायग्राम ये बताता है कि एक्चुअली में, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो दो स्टेज यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, दो स्टेज क्रिएट हुआ और देखो यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 0 के ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखो, ये ग्राफ ऐसे करके गया हुआ है, राइट। इसका मतलब है कि स्टेज 1 मेरे स्टेज 0 के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेज 1 जो है वो स्टेज 0 के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये ग्राफ कभी भी सर्कुलर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एरो ऐसे गया है फिर घूम के फिर से आया है स्टेज 0 के पास, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ए साइक्लिक है, मतलब नॉट साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। ओके, ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक और मैं डैग डायग्राम जो है आपको दिखाता हूं। जैसे देखो यहाँ पे भी एक्शन कॉल हुआ होगा, एक्शन के बाद जॉब क्रिएट होगा और जॉब के अंदर मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट हुए होंगे। ओके, तो जब मल्टीपल स्टेज क्रिएट हुआ है, देखो स्टेज 0 1 2 3। ओके, स्टेज 0 है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, ये है स्टेज 3। और जब आप देखोगे तो देखो स्टेज 1 स्टेज 1 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, स्टेज 0 भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये स्टेज 2, स्टेज 0 और स्टेज 1 ये दोनों के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, स्टेज 2, स्टेज 0 और स्टेज 1 दोनों के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टेज 3, ओके, ये देखो यहाँ पे स्टेज 2 के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। यूनी डायरेक्शनल है, ये सर्कुलर नहीं है। ओके, जो प्रीवियस स्टेप्स के जो स्टेजेस हैं उनके आउटपुट के ऊपर मेरे नेक्स्ट स्टेजेस डिपेंडेंट है, राइट। और इसीलिए चूंकि ये सर्कुलर नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ए साइक्लिक। ओके, और ये डायरेक्टेड है। ओके, डायरेक्टेड है मतलब कि यूनी डायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में ये डिपेंडेंसी है और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्टेड। आई होप कि आपको अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम डायरेक्टेड क्यों कह रहे हैं और ए साइक्लिक क्यों कह रहे हैं। ओके, और ए साइक्लिक ग्राफ ऑफ स्टेजेस ये इसका दूसरा भी नाम है। तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है ए साइक्लिक ग्राफ ऑफ स्टेजेस, इसका भी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टेज है और ए साइक्लिक वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब अ, ऐसा नहीं होगा कि सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाए, हमेशा डिपेंडेंसी यूनी डायरेक्शनल है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, इस डायग्राम को एक बार देखो आप, और इस डायग्राम को आप देखो और इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, लॉजिकल प्लान, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, डैग शेड्यूलर और फिजिकल प्लान। ओके, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बोला था कि जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैंने आपको बोला था ये चीज कि
जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगा, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन 3 लगा और उसके बाद कोई एक्शन कॉल हुआ, ओके। अभी तक एक्शन कॉल नहीं हुआ, अभी तक क्या है? अभी तक ये क्या है? ये क्या बता रहा है कि सॉरी, जस्ट 1 मिनट, हाँ। ओके। हाँ, मैंने आपको बताया था कि सपोज़ दैट आरडीडी 1 है और आरडीडी 1 के ऊपर मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया T1, वो T1 कुछ भी हो सकता है। फिर आरडीडी 2 है, इसके ऊपर मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया T2 और फिर मेरे पास आरडीडी 3 है, इसके ऊपर मैंने कोई T2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो मुझे आरडीडी 3 मिला और फिर से बस 3 ही पे रुकते हैं हम, 3 ही आरडीडी पे हम लोग रुकते हैं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख रहे हो, ओके, मैंने आपको क्या बोला था? इसको हम लोग कहते हैं लीनिएज, ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनिएज। कि आरडीडी 3 का जनरेशन आरडीडी 2 पे डिपेंडेंट है। आरडीडी 2 के ऊपर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन T2 लगा देंगे तब आरडीडी 3 मिलेगा। आरडीडी 2 का जनरेशन आरडीडी 1 पे डिपेंडेंट है, इस पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगा देंगे तो आरडीडी 2 मिलेगा, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनिएज, ओके, लीनिएज। और ये बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली मैंने आपको बोला था एक लॉजिकल प्लान होता है, ओके। ये एक लॉजिकल प्लान होता है। लॉजिकल प्लान क्या होता है? ओके, ए हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेरी। हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेरी, आपके क्वेरी का हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है कि इस आरडीडी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो ये मिल रहा है और ये आरडीडी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो लॉजिकल प्लान क्या होता है कि एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेरी। इट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो आपने आरडीडी 1 के ऊपर आरडीडी T1 लगाया तो आरडीडी 2 मिलेगा, आरडीडी 2 के ऊपर T2 लगाओगे तो आरडीडी 3 मिलेगा और इसको हम लोग कहते हैं लीनिएज, ओके। यहाँ मैंने लीनिएज लिखा हुआ है, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं लीनिएज, ओके। इसको हम लोग कहते हैं लीनिएज, ओके, इसको हम लोग कहते हैं लीनिएज। और इसी का दूसरा नाम है, इस लीनिएज का दूसरा नाम है लॉजिकल प्लान, ओके। लॉजिकल प्लान, लॉजिकल प्लान उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्वेरी के हाई आपका क्वेरी का हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब आप किस आरडीडी के ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्या आउटपुट पाना चाहते हैं, ओके। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लॉजिकल प्लान आपका क्रिएट हुआ ट्रांसफॉर्मेशंस के कोड लिखने के बाद, ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप एक्शन को कॉल करोगे, ओके, जैसे ही आप एक्शन को कॉल करोगे तो आपका जो लॉजिकल प्लान है वो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर को सबमिट होता है, मतलब कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर में जाता है, ओके। और एक फाइनल मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्लान का जनरेशन होता है, ओके। अगर ये लॉजिकल प्लान, मल्टीपल लॉजिकल प्लान्स होते हैं, एक लॉजिकल प्लान नहीं होता है, मल्टीपल लॉजिकल प्लान से स्पार्क जनरेट होता है जब आप इस तरीके के कोड्स को लिखते हो कि आरडीडी 1 के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आरडीडी 2 के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब आरडीडी 3 मिलेगा। तो मल्टीपल लॉजिकल प्लान स्पार्क जनरेट करता है और मल्टीपल लॉजिकल प्लान जो है एक्शन कॉल होने के बाद कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर के अंदर जाता है और इसके अंदर जाने के बाद जो भी सबसे बेस्ट लॉजिकल प्लान होगा, मतलब जो भी सबसे बेस्ट तरीका होगा उस टास्क को करने का, उसको पिक करेगा, वो फाइनल प्लान को पिक करेगा। बेस्ट तरीका मतलब मुझे मान लो कान पकड़ना है तो मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, राइट, और ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, राइट। तो ऐसे पकड़ने का क्या यूज है? गेटिंग द पॉइंट। अगर डेटा को दूसरे तरीके से, एक तरीके से ज्यादा अच्छे से ज्यादा कम टाइम में प्रोसेस किया जा सकता है, ज्यादा कम रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है, ज्यादा कम सफलिंग इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि डेटा की कम से कम सफलिंग हो, क्योंकि बिग डेटा के अंदर जितना ज्यादा डेटा का सफलिंग होगा उतना कंप्यूट रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कान को अगर ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो जो सबसे बेस्ट प्लान होगा, जो फाइनल प्लान होगा, जो सबसे बेस्ट प्लान होगा, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर उस चीज को कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर ओके, उस चीज को फिगर आउट करता है और जो फाइनल प्लान है वो डैग शेड्यूलर के अंदर जाता है, ओके। और ये लॉजिकल प्लान जो है लिखा है, मल्टीपल लॉजिकल प्लान्स होते हैं, ठीक है। लॉजिकल प्लान 1, लॉजिकल प्लान 2, लॉजिकल प्लान 3,
मल्टीपल लॉजिकल प्लान्स होते हैं और ये कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर के अंदर जाएगा और जाने के बाद जो बेस्ट प्लान होगा, जो फाइनल प्लान होगा, वो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट करेगा। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर कॉस्ट को देखता है कि किसमें किस किस लॉजिकल प्लान में प्लान की कॉस्टिंग सबसे कम होगी। कॉस्टिंग कम होगी इसका मतलब टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेज कम यूज होंगे अगर मैं उस प्लान के थ्रू, ओके, उस प्लान के थ्रू अपने डेटा को प्रोसेस करो। अगर मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है तो मेरे पास 4 रास्ता है, किस रास्ते से सबसे इजीली और सबसे कम टाइम में मैं पहुंचूंगा। ओके, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर उस चीज को चेक करता है और उसके बाद वो उसका फाइनल प्लान होता है, बेस्ट प्लान होता है। और उसके बाद ओके, जस्ट 1 मिनट। उसके बाद जो फाइनल प्लान होता है वो डैग शेड्यूलर के अंदर पास होता है और डैग शेड्यूलर फिजिकल प्लान को जनरेट करता है। ओके, डैग शेड्यूलर फिजिकल प्लान को जनरेट करता है। फिजिकल प्लान क्या होता है? फिजिकल प्लान एक्चुअली में वो प्लान होता है, ओके, फिजिकल प्लान एक्चुअली में वो प्लान होता है जो एक्चुअली में स्पार्क के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ओके, लॉजिकल प्लान एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन देता है कि किस तरीके से डेटा प्रोसेस होगा, राइट? किस किस आरडीडी के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या आरडीडी मिलेगा। लॉजिकल प्लान इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देता है। बट फिजिकल प्लान एक्चुअली में वो प्लान है जो स्पार्क के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, आई होप कि यू आर getting this point and you are understanding this point. फिजिकल प्लान एक्चुअली में वो प्लान है जो स्पार्क के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो देर इज समथिंग कॉल्ड डैग शेड्यूलर स्पार्क के अंदर। देर इज समथिंग कॉल्ड डैग शेड्यूलर और ये डैग शेड्यूलर ये बताता है कि आपका जो आपका जो जो लॉजिकल प्लान है, जो फाइनल बेस्ट लॉजिकल प्लान है, वो स्पार्क के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसका एक फिजिकल प्लान तैयार करता है। ओके, उसका एक फिजिकल प्लान तैयार करता है और यही यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर विल अप्लाई इंटरनल लॉजिक एंड सबमिट फाइनल प्लान टू डैग। डैग को फाइनल प्लान सबमिट करता है एंड इन डैग शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट फिजिकल प्लान। ओके, फिजिकल प्लान जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डैग शेड्यूलर की है। ओके, एंड स्प्लिट्स द होल एग्जीक्यूशन प्लान प्रोसेस इनटू स्टेजेस। ओके, और स्टेज में एक डैग शेड्यूलर है जो फिजिकल प्लान जनरेट करता है और मेरे पूरे टास्क को स्टेजेस में ब्रेक कर देता है। ओके, मेरे पूरे टास्क को स्टेजेस में ब्रेक कर देता है। मैंने आपको बोला था कि स्टेज मल्टीपल स्टेजेस का क्रिएशन होता है। तो अब बारी आती है कि डैग क्या है, राइट? तो अभी तक मैंने इतना आपको समझाया कि डैग इज डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ और एक स्टेज दूसरे स्टेज से सॉरी, किस तरीके से साइक्लिक फैशन में कनेक्टेड है, डैग उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और सॉरी, तो डैग एक फिजिकल प्लान है जो ये बताता है कि एक्चुअली में जो आपका डेटा है वो कैसे प्रोसेस होने वाला है स्पार्क क्लस्टर के ऊपर। ओके, तो इट इज ए फिजिकल प्लान एंड इट इज यूजफुल फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, कैसे आपका डेटा प्रोसेस होगा क्लस्टर्स के ऊपर, ये डैग बताता है। ओके, कि पहले पहले ये होगा टेक्स्ट फाइल, फिर फ्लैट मैप ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर मैप ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर इसका आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट जनरेट होने के बाद ये स्टेज 1 के अंदर एज इनपुट जाएगा और रिड्यूस बाय की अप्लाई होगा और उसके बाद जो है मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट होगा। तो ये एक्चुअली में इस तरीके से स्पार्क क्लस्टर के ऊपर मेरे कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये डैग उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डैग उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कोड एक्चुअली में स्पार्क क्लस्टर्स के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। डैग एक फिजिकल प्लान है। ओके, फिजिकल प्लान मतलब एक्चुअली में आपका कोड स्पार्क क्लस्टर्स के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड ऑलवेज हैज एन एक्शन। डैग के अंदर, ओके, डैग तभी बनेगा जब एक्शन कॉल होगा। ओके, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया कि मल्टीपल लॉजिकल प्लान्स होते हैं, राइट? लॉजिकल प्लान्स कब क्रिएट होते हैं? जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं। जैसे ही एक एक्शन कॉल होगा वैसे ही
मेरा लॉजिकल प्लान कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर के अंदर जाएगा, जो बेस्ट प्लान होगा वो पिक होगा, फिर वो डैग शेड्यूलर के अंदर जाएगा जो बेस्ट प्लान होगा, और उसके बाद एक फिजिकल प्लान बनेगा, ओके, डैग बनेगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनेगा कि एक्चुअली में आपका जो प्रोसेसिंग है, जो कोड की प्रोसेसिंग है वो कैसे होने वाला है, वो ये फिजिकल प्लान बनाएगा, और एक्चुअली में आपके कोड का एग्जीक्यूशन सारे सारे एग्जीक्यूटर्स या फिर वर्कर नोड्स पे होना स्टार्ट होगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ऑलवेज हैज एन एक्शन, डैग में हमेशा एक एक्शन होता है। देखो यहाँ पे एक्शन कॉल हुआ तभी आगे का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। तो एक डैग के अंदर हमेशा हमेशा एक एक्शन होता है, एंड डैग इज इंफॉर्मेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे एक्चुअली में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके और डैग को डायरेक्टेड, डैग में डी का मतलब डायरेक्टेड जो है उस वो क्यों कहते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, बिकॉज द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। और ए साइक्लिक क्यों कहते हैं, बिकॉज देर इज नो लूप्स और साइकिल्स इन द एग्जीक्यूशन प्लान। इस एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर कोई भी लूप्स और कोई साइकिल्स नहीं होते, इसलिए इसको ए साइक्लिक कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, जो एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनिएज जॉब स्टेजेस, टास्क और डैग, ये 5-6 चीजों के बारे में जो हमने डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके स्पार्क आर्किटेक्चर का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। और एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि टास्क जो है वो पैरेलली रन करता है, ओके, और स्टेज पैरेलली रन नहीं करता है। अब पैरेलल रन नहीं करता है, इसका रीजन मैंने, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको दिखेगा इस डायग्राम में तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारे स्टेज सीक्वेंशियल है, ये पैरेलल में नहीं है। ओके, ये स्टेज 2 स्टेज 0 के आउटपुट पे डिपेंडेंट है, और स्टेज 2 स्टेज 1 के आउटपुट पे डिपेंडेंट है। ओके, स्टेज 3 स्टेज 2 के आउटपुट पे डिपेंडेंट है। तो स्टेजेस प्रीवियस स्टेज के आउटपुट पे डिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए स्टेज पैरेलल में रन नहीं करते हैं। ओके, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो स्टेजेस रन सीक्वेंशियली, कैनॉट स्टेज कैनॉट स्टार्ट अंटिल इट्स ऑल पेरेंट स्टेजेस आर कंप्लीट। जब तक इसके पेरेंट स्टेज कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक एक स्टेज स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट स्टेज है, ये स्टेज देखो और ये स्टेज देखो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तब ये दोनों पैरेलल में रन कर सकता है। बट ये स्टेज 2 तो डिपेंडेंट है स्टेज 0 और स्टेज 1 के आउटपुट पे, तो ये स्टेज कभी भी पैरेलल में रन नहीं कर सकता। ओके, आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, और आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब स्टेज, टास्क, लीनिएज एंड डैग, ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये सारे के सारे टॉपिक्स, एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब स्टेज, टास्क, डैग एंड लीनिएज, ओके, ये सारा का सारा टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जाता है, और स्पार्क का कोर फाउंडेशन है ये। जब आपका स्पार्क क्लस्टर स्लो रन करने लगेगा या फिर कोई कुछ फेल होगा, तो आप इन्हीं सब के थ्रू ओके आइडेंटिफाई करोगे कि क्यों मेरा क्लस्टर स्लो हो गया, क्यों मेरी डेटा की प्रोसेसिंग स्लो हो गई। ओके, हम उन सब चीज़ों पे आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है स्पार्क का कोर फाउंडेशन है, तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को इग्नोर करना। और अगर आपको जो भी टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस किया इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।